शोभा सुबह के 7 बजे अपने कंधे पर एक बोरा लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रही होती है और उसकी सांस फूल जाती है। तभी वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और कहती है, बस थोड़ा सा और चल शोभा, उसके बाद तो तेरी रसोई आई जाएगी। वैसे भी तुझे 2-3 घंटे में खाना बनाकर तैयार भी करना है। ग्राहक खाने ही वाले होंगे। ग्राहकों के आने से पहले तुझे तेरी रसोई तक पहुंचना है ताकि तू किचन में सारा काम खत्म कर सके और खाना बना सके। शोभा खुद से ये कहती है और पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, लवर्स पॉइंट, और उसी के पास में थी गरीब बहू की रसोई। उसने थोड़ी ही देर में अपनी रसोई खोल उसमें सफाई करके खाना बनाकर तैयार कर लिया। अब थोड़ी देर में वहाँ ग्राहकों का आना शुरू हो गया। दीदी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार इस जगह पर आई हूँ। मैंने सुना है कि इस जगह पर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेने से वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के किस्से इस जगह को मशहूर कर देते हैं, तभी तो इस जगह का नाम लवर्स पॉइंट रखा गया है। वैसे आपको अगर ये ट्राई करना है तो आप कर सकती हैं। तो आप कहना चाहती हैं शोभा दीदी ऐसा कुछ नहीं होता, तो इस जगह को सिर्फ मशहूर करने के लिए ये बोला गया है? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके नसीब में है तो वो आपको हर हाल में मिलता है। किसी जगह जाकर उसको आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको इस जगह की खूबसूरती देखनी है तो ये ऊंची पहाड़ी देखो, नदियाँ देखो, कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। और यहाँ से सूरज उगता हुआ और ढलता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ अक्सर सुबह शाम लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए। तो ठीक है, आज मैं और राहुल भी यहाँ सनसेट देख कर ही जाएंगे और आपके यहाँ खाना खाकर जाएंगे। राहुल और मिताली की बात सुनकर अब शोभा भी हंसने लगती है। दरअसल शोभा एक गरीब परिवार की बहू थी जिसके पति मवेशियों को चराने का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी और उसके पति का पहाड़ी से पैर फिसल जाता है और उसका देहांत हो जाता है। तब से शोभा पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रोज सुबह जाकर अपनी रसोई चलाया करती और अपने परिवार का खर्च चलाती, लेकिन किसी से झूठ नहीं बोलती, हमेशा सबको सच बताती। शाम के समय वो अपनी दुकान बंद करके पहाड़ से नीचे उतर कर आती है और उसे आने में 8 बज जाता है। उसकी सास ने कहा, बहू समय से आया कर, तू इतनी देर से आती है तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरा दिल घबराता है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारे मुन्ना का क्या होगा, वो भी बस 2 साल का है। मुझे सच बोलूं तो जब से आप मेरे साथ हैं मुझे मुन्ना की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा नहीं आपका बेटा है। आखिर आप उसका इतने अच्छे से ख्याल जो रखती हैं। आखिर क्यों ना रखूं, वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी जो है। भाग्यवती और शोभा में बहुत ज्यादा प्यार था और उनका सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी का रिश्ता था। ऐसे ही गरीब बहू पहाड़ों के ऊपर अपनी छोटी सी रसोई चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाया करती थी। लेकिन एक रात बहुत तेज बारिश होती है और अगली सुबह जब शोभा अपनी रसोई लगाने के लिए बोरी में सामान भरकर पहाड़ी पर जा रही थी, तभी भाग्यवती ने उसे कहा, शोभा बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि आज तो अपनी रसोई लगाने के लिए जा। रात भर बहुत बारिश हुई है, पहाड़ों पर बहुत फिसलन होगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा और मुन्ना का क्या होगा? मेरी ना सही, लेकिन मुन्ना के बारे में तो सोच। जिसके सिर पर आप जैसी प्यारी माँ का हाथ है और जिसकी जिंदगी में इतना प्यारा मुन्ना है, उसको क्या ही हो सकता है। वैसे भी कल रात बहुत तेज बारिश हुई है तो पहाड़ों पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आएंगे, इसलिए आज मेरा जाना जरूरी है। शोभा ये बोलकर पहाड़ों पर फिर से चढ़ने लगती है ताकि वो अपनी रसोई लगा सके। लेकिन भाग्यवती का डर सच निकलता है और तभी उसके पैर में अचानक एक कांटा चुभता है। वो उसे निकालने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। शोभा तुरंत ही उस जगह पर बैठ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द में कराहते हुए शोभा खुद से कहती है, जिंदगी में आने वाली रुकावटें इस छोटी सी रुकावट के आगे कुछ नहीं है। उठ जा शोभा, तुझे तेरे मुन्ना और माँ जी के लिए उठना होगा। अब शोभा ये बोलकर हिम्मत करती है और फिर से उठ जाती है और उसके बाद लंगड़ाते हुए चलने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आए हुए थे। शोभा ने सोचा, मैं नहीं जानती, क्या पता कल या भी ये बारिश फिर से आ जाए, इसलिए मुझे आवाज लगा लगा कर अपनी रसोई का सामान बेचना होगा ताकि मैं दुगनी कमाई कर लूं। और अगर गलती से कल मेरी छुट्टी भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। शोभा ये सोचती है। उसके बाद अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगती है, आओ आओ, पहाड़ों की मशहूर मैगी खाओ, आओ आओ, पहाड़ों पर भजिए खाओ, आओ आओ, चाय पियो, कॉफी के मजे लो, आओ आओ, पहाड़ों पर रसोई में बैठकर आराम से नजारा देखो। पैर में चोट लिए हुए भी शोभा बहुत जोरों शोरों से ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाती है और आखिरकार सभी ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है। तभी वहाँ पर 2 दोस्त आते हैं। देखिए बहन जी, वैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ जो सुंदर सुंदर नजारों को कैप्चर करता हूँ और मुझे आपकी ये दुकान भी बहुत अच्छी लगी। क्या मैं इसकी वीडियो और फोटो खींच सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। जैसे आप लोग यहाँ खाकर काम में मेरी मदद कर रहे हैं, ऐसे मैं भी तो आपके काम में मदद कर सकती हूँ आपकी। आप बहुत अच्छी हैं बहन जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका काम ऐसे ही चलता रहे। शोभा को ये नहीं पता था कि कुणाल ने एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था और वो लाइव ब्लॉगिंग कर रहा था। तभी उन दोनों की नजर शोभा की चोट पर जाती है और कुणाल कहता है, बहन जी, आपके पैर में तो बहुत चोट लगी हुई है और ऐसे में भी आप पहाड़ों के ऊपर इस ऊंची जगह पर रसोई बनाकर काम कर रही हैं।
अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा परिवार क्या खाएगा। मेरे पति भी मवेशियों को चराने के लिए यहीं लेकर आते थे, तो इस जगह से मेरा बहुत लगाव है। जब भी मैं इस जगह पर आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के पास हूँ। बहुत अच्छा ख्याल है आपका बहन जी। उम्मीद करता हूँ कि आपका काम ऐसे ही चलता रहे और आपको इसमें बहुत सफलता मिले। इसके बाद कुणाल और अनुराग मिलकर शोभा के पराठे और मैगी का ऑर्डर देते हैं और थोड़ी ही देर में पहाड़ों पर शोभा की मैगी और पराठों की खुशबू फैल जाती है, जिसके बाद वहाँ और भी ग्राहक आने लगते हैं। कुणाल और अनुराग के जाने के बाद शोभा ने कहा, वो दोनों ग्राहक मेरे लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे, तभी तो आज मेरे पास इतने सारे ग्राहक आए और मेरी कमाई इतनी हुई कि मैं कल के दिन अपने घर पर आराम कर सकूं। अगले दिन शोभा अपने घर पर आराम करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो अगले दिन अपनी दुकान पर अपनी रसोई लगाने के लिए जाएगी तो वहाँ उसकी किस्मत बदल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और ग्राहक बताते हैं, बहन जी आपके यहाँ पर 2 इन्फ्लुएंसर आए थे जिन्होंने आपकी लाइव वीडियो बनाकर शेयर की, इसीलिए हम सब लोग आपके यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। आप पहाड़ों पर रसोई चलाकर बहुत मेहनत कर रही हैं। आपसे हमें जब भी मौका मिलेगा हम पहाड़ों पर आपकी रसोई से खाना खाने के लिए आ जाया करेंगे। और हाँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब जल्दी से हमारे लिए आलू के पराठे की 2 प्लेट लगा दीजिए, 2 प्लेट मैगी और 1 चाय भी, क्योंकि सर्दी में गर्मा गर्म आलू के पराठे और मैगी के साथ चाय खाने का मजा ही अलग है। मुझे नहीं पता वो दोनों ग्राहक मेरे लिए इस तरह फरिश्ता बनकर आएंगे और इस तरह से मेरी मदद करके मेरी जिंदगी को सुधार कर रख देंगे। भगवान करे वो ग्राहक जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से रहे और हमेशा उन्हें उनके काम में कामयाबी मिले। सच में वो लोग मेरे लिए फरिश्ता थे। शोभा को भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। अब वो पहाड़ों पर रसोई लगाने के लिए रोज जाया करती और अब उसके पास इतने सारे ग्राहक आते कि उसे भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। धीरे धीरे वो अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। वो अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो गांव के और लोगों को अपने यहाँ काम पर रख लेती है और इस तरह उन्हें भी रोजगार। अरे भाग्यवान, अपने पड़ोस में कोई नए पड़ोसी रहने आए हैं क्या? हाँ, आज ही शिफ्ट हुए हैं। पहले वाले पड़ोसी तो बड़े ही खड़ूस थे, ना जाने ये वाले कैसे होंगे। तेरी तो किसी से जमती ही नहीं है। यहाँ इंसानों को परखने की आदत जो है मुझे, जो भी बगल में रहता है वो चुंबक की तरह चिपक ही जाता है यहाँ से। उसे चिपकना नहीं मिलनसार कहते हैं। तभी वहाँ उनकी एक पड़ोसन आती है। अरे लता, अपने पड़ोस में एक नया जोड़ा आया है रहने। बड़ी ही सुंदर पड़ोसन है और बड़ी ही मिलनसार भी। मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई देकर गई है। तुम्हारे यहाँ पर नहीं आई क्या अभी? नहीं आंटी जी, और मुझे लगता है आप पर उसे ज्यादा ही प्यार आ गया होगा और उसे पता चल गया होगा कि आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है, इसलिए शायद वो आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की कोई न्यूज ना लीक करो। बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं तो चली अपना काम करने। वैसे भी मेरे पास इन सब फिजूल बातों के लिए समय नहीं है। बड़ी बड़बोली है तेरी बहू लता। अच्छा, मैं चलती हूँ। उर्मिला के जाते ही उनकी नई पड़ोसन मायरा उनके घर की घंटी बजाती है। सुनैना जाकर दरवाजा खोलती है। हेलो, मेरा नाम मायरा है और मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आई थी। जी थैंक यू, पर हमें नहीं चाहिए। वो क्या है ना, हमारे यहाँ सभी डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आप इसे ले जाइए, कोई नहीं खाएगा। ये कहकर सुनैना दरवाजा बंद कर देती है। मीठा नहीं खा सकते हैं तो क्या हुआ, नमकीन तो खा ही सकते हैं ना। अगले दिन फिर सुनैना के दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो सामने मायरा खड़ी होती है। वो आपने कल कहा था ना कि आपके यहाँ मीठा कोई नहीं खाता, इसलिए मैं ये नमकीन यानी कि आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। इतना कहते ही वो सीधा अंदर आ गई, जहाँ हॉल में लता खड़ी थी। मायरा ने झट से लता के पैर छुए। पेरी पौना आंटी जी, मैं आपकी नई पड़ोसन मायरा। मैं आपके लिए अपने हाथों से आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। वाह बेटा, सुनैना बहू जा, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आ। सुनैना मुंह बनाकर उनके लिए नाश्ता चाय ले आती है। आंटी जी, आप ये पराठे टेस्ट तो कीजिए। हाँ बेटा, जरूर। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है इन आलू प्याज के पराठे में। तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो मैं उन्हें भी टेस्ट करवाऊंगी। आंटी जी, ये तो थोड़े से ही है, आप इन्हें खा लीजिए, मैं कल और बनाकर ले आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। पेरी पौना आंटी जी। मायरा वहां से चली जाती है। तभी लता सुनैना से कहती है, वाह कितनी संस्कारी लड़की है, आते वक्त भी पैर छुए और जाते वक्त भी, इसे कहते हैं संस्कार। ऊपर से इतने स्वादिष्ट पराठे बनाती है, तो उसे ही बहू बनाकर ले आती ना। हाँ हाँ, मेरे ही कर्म फूटे थे जो तुझे ले आई। ऐसे ही अगले दिन यानी कि संडे वाले दिन सभी घर वाले एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो फिर से सामने मायरा खड़ी होती है। वो आलू प्याज के पराठों से भरा डिब्बा लेकर घर में घुस जाती है और सुनैना के सास ससुर के पैर छूती है। लता उसे सबसे मिलवाती है। फिर मायरा सबको अपने हाथ के बने पराठे परोसती है।
मायरा का मिलनसार स्वभाव देखकर सब बड़े खुश होते हैं। साथ ही उसके हाथ के आलू पराठे खाकर तो हैरान ही रह जाते हैं। वो सुनैना का बनाया नाश्ता छोड़कर आलू प्याज के पराठे ही खाते हैं। कुछ देर बाद मायरा वहाँ से चली जाती है। ये सब देख सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन जब सुनैना का पति समीर ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो उसे सोसाइटी के बाहर मायरा मिलती है। कैसी है मायरा जी? मैं एकदम परफेक्ट, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक। और कल आपके हाथ के पराठे खाकर तो और भी ठीक हो गया मैं। आपको पता है, आपके हाथों के आलू पराठों की तारीफ तो मैंने अपने ऑफिस में भी की है। वहाँ तो सब कह रहे थे कि हमें भी टेस्ट करने। ऐसी बात है, फिर तो आपका कल का टिफिन मेरी तरफ से। ओह, थैंक यू सो मच। फिर दोनों हंसते खिलखिलाते हुए सोसाइटी में वापस लौट आते हैं। उन दोनों को साथ देखकर सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन मायरा टिफिन बनाकर समीर को उसके घर देकर चली जाती है। क्या चल रहा है ये सब? क्या? कुछ भी तो नहीं। तुम भी ना बेकार की बातें सोच रही हो। मैंने तो बस उसके आलू पराठे की तारीफ की अपने ऑफिस में। अच्छा, उसके हाथ के आलू पराठे तुम्हें बड़े पसंद है और मेरे हाथों की घी की चुपड़ी हुई रोटी भी कल घर वापस ले आए थे। ऊपर से कह रहे थे कि लकड़ी जैसी है, हलक से नहीं उतर रही। छोड़ो ना वो सब, हटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। समीर ऑफिस चला जाता है लेकिन सुनैना सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने इस मायरा की बच्ची को नहीं रोका तो ये मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे पति को भी अपने कंट्रोल में कर लेगी। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद सुनैना मायरा के ऊपर नजर रखने लगती है। साथ ही उसके पति अमित से भी जान पहचान बढ़ाने लगती है और धीरे धीरे बातों ही बातों में उसकी पसंद की डिश पता करने लगती है। फिर एक रोज मायरा की डोरबेल बजती है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? सुनैना जी होंगी? वो क्यों? दरवाजा खोलोगी तभी तो पता चलेगा। मायरा दरवाजा खोलती है। कैसी है आप? मैं आपके लिए ये आपका फेवरेट हलवा बनाकर लाई हूँ, जरा चक्कर बताइए ना कैसा बना है। ओह, थैंक यू सुनैना जी, लाइए लाइए। वाह, क्या मजेदार स्वाद है आपके हाथों में। वाह वाह, लाजवाब। ये देख मायरा को बहुत जलन होती है। अब कुछ दिन तक सुनैना हर रोज अमित के लिए हलवा बनाकर ले आती। ये देख मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुनैना, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं समझ गई हूँ कि अब से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह सुनैना की थोड़ी सी चालाकी से मायरा की अकल ठिकाने आ जाती है और उस दिन के बाद वो कभी भी सुनैना के घर आलू प्याज के पराठे लेकर नहीं जाती।